कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, फॉर अ गिवन सॉल्वेंट द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट के ये नेचर ऑफ सॉल्यूट से इंडिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फॉर एनी गिवन सॉल्वेंट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट के जो के एफ है हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट था, या जिसे हम मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कह रहे हैं, कि वो हमारे पास जो है सॉल्यूट की नेचर से इंडिपेंडेंट है। द एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ के एफ शुड ऑफ गिवन सॉल्वेंट शुड एग्री, ठीक है, जो हम कैलकुलेटेड हम खुद से कैलकुलेट करते हैं कि इतनी आनी चाहिए, और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो एक्चुअल में वैल्यूज आ रही होती हैं वो दोनों को एक जितना होना चाहिए, एक दूसरे से एग्री करना चाहिए, ठीक है, उनमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो ये तो था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम ये देखते हैं कि हम इस डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, कि एक्सपेरिमेंटली हम इनको कैसे मेजर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रीजिंग depression of the freezing point. The depression of the freezing point can be measured more accurately and with the ease than the elevation of the boiling point. कि elevation of the boiling point की बजाय हम जो है ये freezing point की जो depression है इसको easily measure कर सकते हैं और more accurately measure कर सकते हैं। क्यों कि ये जो है प्रेशर के ऊपर जो है कम डिपेंड कर रहा होता है, कि वेपर प्रेशर के ऊपर कम डिपेंड कर रहा है, जैसा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए हम इसको मोर एक्यूरेटली भी मेजर कर सकते हैं। दी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड इज कॉल्ड दी क्रायोस्कोपी, क्योंकि हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वर्ड यूज़ किया वहाँ पे, तो इसलिए हम इस टेक्निक को, इस मेथड को हम क्रायोस्कोपी मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड हैज़ आल्सो एन एडिशनल एडवांटेज in that the freezing point is much less dependent on the pressure than the boiling point, के जो boiling point है वो pressure पे ज़्यादा dependent है, और ये जो हमारे पास जो freezing point है वो pressure पे कम dependent है। लेकिन हमारे पास क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसको सुपर कूल होने से बचाना चाहिए, ठीक है। द मेन प्रिकॉशन इन क्रायोस्कोपी इज टू अवॉइड super cooling of the solvent, and the different method used for the determination of the depression of the freezing points are, the first one is called as the Beckman method. इस मेथड में जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि वो डिज़ाइन किया था साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बेकमैन इन 1888 के अंदर उसने ये डिवाइस जो है डिज़ाइन किया था, ऑपरेटर्स डिज़ाइन किया था, जिसके मेन कंपोनेंट हम देख लेते हैं नीचे कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं। द ऑपरेटर्स विच इज़ कॉमनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट वाज डिजाइन बाय द बेकमैन एंड शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट वन इसमें क्या है, एक फ्रीजिंग ट्यूब है with the side arm for introducing the solute and fitted with the Beckman thermometer and stirrer, कि एक फ्रीजिंग ट्यूब है जिसके अंदर हमने थर्मोमीटर लगाया हुआ है और एक स्टिरर लगाया हुआ है, और साथ साथ इसके अंदर क्या है कि हम पहले तो सॉल्वेंट डाल लेंगे, बाद में क्या है हमने उसके अंदर सोल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट भी ऐड करना है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी क्या है एक साइड आर्म भी है, एक फ्रीजिंग ट्यूब है जिसके अंदर हमने फिट क्या किया हुआ है कि थर्मोमीटर और एक स्टिरर लगाया हुआ है, और साथ साथ उसमें एक साइड आर्म भी है जिसके थ्रू हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एन आउटर larger tube into which the freezing tube is fixed, and the space between these two provide an air jacket which ensure a slower and more uniform rate of cooling. अब क्या है कि ये जो इंटरनल फ्रीजिंग ट्यूब थी वो फिक्स हुई है हमारे पास, जो एक लार्जर आउटर ट्यूब है इस तरह फिक्स हुई है कि उसके दरमियान में जो एयर है वो, या तो हम कोई और मटेरियल उसके अंदर फिक्स कर देते हैं, जो पैकिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं या इस तरह की
मटेरियल ऐड कर देते हैं कि एयर जैकेट जो है उसके दरमियान में ऐसी है कि वो उसकी कांस्टेंट एक ही तरह से कूलिंग, चारों तरफ से वो एक ही तरह की कूलिंग करी है, ठीक है, कि स्लोली स्लोली वो सारा अंदर वाली जो ट्यूब है वो कूल हो, एकदम से वो कूल ना हो, और उसकी यूनिफॉर्म कूलिंग होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अ लार्ज आउटर वेसल कंटेनिंग अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस एंड साल्ट हैविंग अ स्टिरर, ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि बाहर वाली जो आउटर है हमारे पास वेसल्स है उसके अंदर क्या है, फ्रीजिंग मिक्सचर है। फ्रीजिंग मिक्सचर एक्चुअली जस्ट आइस नहीं होती, आइस के साथ कोई भी और सब्सटेंस हम इसलिए ऐड करें या कोई भी साल्ट इसलिए ऐड करें कि जो आइस का टेम्परेचर था उसको उसने लो कर दिया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि हम क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड को या जस्ट अगर वाटर है उसको 0 सेंटीग्रेड से नीचे लेके जाना है या आइस को 0 सेंटीग्रेड से नीचे हमने करना हो, फ्रीज करना हो, तो हम क्या करते हैं उसमें कोई भी साल्ट ऐड कर देते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो चला जाए और वो जो लिक्विड है हमारे पास वो ज़्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में रह ले या फिर बहुत ज़्यादा कूल हो जाए, कूल हो लेकिन वो फ्रीज ना हो। तो इसी तरह जैसे हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने रोड्स के ऊपर भी क्या करते हैं कि स्नो से बचने के लिए साल्ट्स, रॉक साल्ट उनकी गाड़ियां जो हैं उसके ऊपर, सड़क के ऊपर या जो रोड्स हैं उनके ऊपर थ्रो कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बर्फ़ को पिघला देता है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो कर देता है। इसी तरह गाड़ियों के अंदर एंटी फ्रीजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास, जो है कि गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए अब उसमें डिफरेंट तरह के साल्ट्स होते हैं और जो लिक्विड मटेरियल है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं कि फ्रीजिंग मिक्सचर है, हमारे पास आइस है और आइस के अंदर हमने उसको साल्ट डाल दिया कि बहुत ज़्यादा देर तक वो कूल रहे, ठीक है, ताकि वो कूलिंग जो है वो ऊपर तक हमारे पास जो इंटरनल जो ट्यूब होती है वहाँ तक जाए, और उसको मूव करने के लिए, उसको हिलाने के लिए हमारे पास एक स्टीरर है। तो अगर हम पहले इसकी डायग्राम देख लें कि एक हमारे पास ट्यूब है, इंटरनल ट्यूब है जिसके अंदर थर्मोमीटर, स्टीरर है और एक साइड आर्म है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट हमने ऐड किया होता है जो कि फिट होती है एक आउटर ट्यूब के अंदर, जो कि एयर जैकेट प्रोवाइड करिए ताकि हमारे पास कंटिन्यूसली और इक्वल कूलिंग हो। और थर्ड हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो आउटर फ्रीजिंग मिक्सचर है और साथ साथ ये हमारे पास क्या है, एक स्टीरर है ताकि उसको हिलाने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि एट डेफिनेट weighing quantity of the solvent is taken in the freezing point tube and the apparatus is set up, इस तरह सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। कि इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे और साथ साथ जो है ये जो थर्मोमीटर की बल्ब है वो उसके अंदर इमर्स होना चाहिए, ठीक है। इस तरह सेट करेंगे that the thermometer bulb is completely immersed in the solvent. First, an approximate freezing point of the solvent is determined by directly cooling the freezing point tube in the cooling bath. पहले सबसे हम क्या करेंगे कि इस ट्यूब को लेके जस्ट कूलिंग बाथ के अंदर रखेंगे तो लिक्विड सॉल्वेंट क्या है वो कूल डाउन हो जाएगा, वो सोल्डिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम हम एक उसका रफली से जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है, हम उसको वो मेजर कर लेंगे, ठीक है। फर्स्टली द अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज डिटरमिन बाय डायरेक्टली कूलिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब इन द कूलिंग बाथ। अभी हमने ये जो सेंटर वाली थी इसको नहीं लगाया हुआ था। When the liquid is solidified, the tube is then taken out and heated by the friction with the palm to melt the solid. अब जब हमने फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिया तो हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे, इस ट्यूब को जो है वो बाहर निकाल लें और क्या करेंगे कि लिक्विड को दोबारा जो सॉल्वेंट है उसको दोबारा थोड़ा सा हीट अप करें या उसको थोड़ा सा रब करें इस ट्यूब को, ताकि हाथ के साथ हैंड से जो हीट उसमें जा रही है तो क्या होगा कि वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, लिक्विड था और हमने उसको फ्रीज किया और फ्रीज करने के बाद उसको दोबारा डी फ्रीज कर रहे हैं। When all the solvent has melted
It is then placed into the outer tube and the whole of the apparatus is placed in the freezing mixture. अब क्या करेंगे, इस ट्यूब को ये जो आउटर वाली ट्यूब के अंदर रखेंगे और उसके बाद इस आउटर जो हमारे पास जो फ्रीजिंग मिक्सचर वाले वेसल है उसके अंदर फिक्स कर देंगे. A constant stirring of the solvent and the freezing mixture is maintained, कि हम उसको जो है कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहेंगे ताकि इक्वली हर तरफ से उसकी कूलिंग हो. The steady reading of the thermometer when the liquid solidify give the freezing point of the pure solvent. अब क्या होगा कि कुछ ना कुछ कूल आस्ता आस्ता ये जो इंटरनल ट्यूब है इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो कूल होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी कूलिंग जो है वो इधर जाएगी और इधर से उसका इफेक्ट जो है अंदर वाली ट्यूब के अंदर भी होगा. तो जब ये लिक्विड जो है वो सोलिडिफाई हो जाएगा तो वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर होगा वो हम नोट कर लेंगे, एक्चुअल में वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट होगा. उसके बाद क्या करेंगे कि हम फ्रीजिंग ट्यूब को अगेन बाहर निकाल लेंगे, उसको मेल्ट कर देंगे. ठीक है, कि हमने क्या किया और उसके बाद फिर जब वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर उसके अंदर हम सलूट डालेंगे और फिर उसका जो है मेल्टिंग उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो चेक करेंगे. द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब इज देन टेकन आउट एंड अलाउड टू स्टैंड इन द एयर अंटिल द सॉल्वेंट मेल्ट्स, कि ये जब तक हमारे पास मेल्ट नहीं होता. A weighed quantity of a solute is introduced through the side arm and the freezing point of the solution is determined in the same way as that of the solvent. जैसे हमने solvent का मेजर किया उसी तरह हमारे पास क्या करेंगे, हम solution का भी मेजर करेंगे. Knowing the depression of the freezing point, कि कितना change आया freezing point के अंदर, the molecular mass of the solute can be डिटर्मिन. तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट को डिटर्मिन कर सकते हैं. वो इक्वेशन अगर आपको मालूम है तो आप उससे निकाल सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है वही है, ये इज इक्वल टू के एफ ओवर टी डेल्टा टी एफ इज मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ दिस सॉल्यूट मास ऑफ दिस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000. कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता कितनी डाली है, मास ऑफ सॉल्वेंट हम देख सकते हैं. अगर हमें वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे. दिस मेथड गिव एक्यूरेट रिजल्ट इफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन ऑफ ऑब्जर्व. हमने पीछे पहले भी कहा था कि सुपर कूलिंग से अवॉइड करना चाहिए. स्टिरिंग जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए. टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग बाथ शुड नॉट बी मोर देन 4 to 5 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. जो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए इसका. जो हमारे पास कूलिंग बाथ है, जो फ्रीजिंग मिक्सचर जिसके अंदर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए. सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा हो सकता है कि वो सेकंड मेथड है हमारे पास रास्ट मेथड. के रास्ट इन 1922 यूज कैम्फर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. कैम्फर और कैम्फर के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको यूज़ किया था एज ए सॉल्वेंट इसने. एक्चुअल में कैम्फर जो है हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है. ठीक है, तो हम उस सॉलिड को पहले मेल्ट करेंगे और उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारे पास जो है जो सॉल्यूट है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका वो मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे. हमें पता है कि किसी लिक्विड का हम फ्रीजिंग पॉइंट ले लें और या किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ले लें तो बात तो एक ही है. ठीक है, तो जैसे हमारे पास बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट ले सकते 0 सेंटीग्रेड है और जो है हमारे पास जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 सेंटीग्रेड है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट की बजाय हम जो सॉलिड है उसका हम मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रास ने क्या किया था, कैम्फर और कैम्फर डेरिवेटिव्स वर यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर क्रायोस्कोपी. दीज सॉल्वेंट हैव हाई मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. इसकी वैल्यू जो है हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है कि बहुत हाई है, मीन 40 के करीब होती है. मीन अगर हमारे पास पहले कितना 1 है, अगर किसी भी जो कैम्फर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 1 है तो उसका जो डिफरेंस आएगा -40. अगर हमारे पास उसका सोल्यूशन बना हुआ था मीन उनके डिफरेंस हमारे पास क्या है कि 40 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है. तो इसलिए हम नॉर्मल जो थर्मोमीटर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि इजीली यहाँ पे रीडिंग के अंदर जो चेंज आता है हम इजीली उस नॉर्मल थर्मोमीटर से भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस को भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं.
These solvents have high molar depression constant, and the extent of depression is applicable even in the dilute solution, so that an ordinary thermometer may be used to determine the freezing point depression. कि सिंपली हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं और सिंपल थर्मोमीटर यूज़ करके, ठीक है। प्योर कैम्फोर इज पाउडर्ड, ठीक है, मीन सॉलिड फॉर्म में एंड इंट्रोड्यूस इनटू द कैपिलरी ट्यूब विच इज सील्ड एट वन एंड, ठीक है। जो आपको पता है कि छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब होती है, हम उसको फ्लेम के ऊपर अगर थोड़ा सा उसको रोटेट करें तो क्या एक एंड उसका क्या हो जाता है, सील्ड हो जाता है, मीन वो एक साइड से बंद हो जाती है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैम्फर को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, उसके बाद उसको थर्मोमीटर के साथ अटैच करके फ्लेम पे हीट करें या किसी भी ऑयल बाथ में हीट कर लें या ग्लिसरॉल के अंदर हीट कर लें। एक्चुअल में हमने उसको हीट करना है, हीट करने से क्या होगा कि वो जो पाउडर फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म है, वो मेल्ट होगी और वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। Pure camphor is powdered and introduced into the capillary tube, which is sealed at one end. This is tied along the thermometer. Thermometer साथ लगा देंगे and heated in a glass roll और oil bath के अंदर हम इसको heat कर देंगे. The melting point of camphor is noted कि जिस temperature के ऊपर वो melt होगा हम उसको note करेंगे. Temperature of solidification आफ्टर द रिमूवल ऑफ बर्नर इज़ आल्सो नोटेड, कि अब क्या करेंगे, उसको ऑयल बाथ या बर्नर के ऊपर से निकाल लेंगे। अब क्या होगा, वो आस्ता आस्ता क्या होगा, दोबारा सोल्डिफाई हो जाएगा। तो वो जब वो सोल्डिफाई होना शुरू हो जाता है, हम वो टेम्परेचर भी नोट करेंगे। द एवरेज ऑफ टू टेम्परेचर गिव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कैम्फर, हम एक्यूरेटली वहाँ से हम कैम्फर का मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। देन अ वेइंग amount of this solute is mixed with the weight about of the camphor, ठीक है। हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट हमने वे कर ली कि इतनी सलूट की अमाउंट जो है वो इतनी अमाउंट ऑफ कैम्फर के अंदर ऐड हो रही है। देन द मिक्सचर इज मेल्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब विद द ओपन एंड जिसका जो ओपन एंड होगा उसको हम सील कर देंगे। कि हमने क्या किया, जस्ट कि अब कैम्फर के अंदर जो है वो सलूट भी ऐड कर दिया है और उसकी अमाउंट हमें पता है कि हमने कितना ऐड किया। जब इसको ऐड कर देंगे तो उसको जो ट्यूब है, जो हमारे पास कैपिलरी है, उसका एंड्स को सील कर दें, उसको बंद कर दें और उसके बाद जो है उसका हम टेम्परेचर नोट करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन कैम्फर इज कूल्ड इन एयर, हम उसको कूल करेंगे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। पहले हमने क्या किया, उसको हीट अप किया और उसके बाद जो है जब वो सॉलिडिफाई होने लगा तो वो उसका टेम्परेचर नोट कर दें। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द मिक्सचर पाउडर, मिक्सचर जो है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा या सॉलिडिफाई हो जाएगा। इंट्रोड्यूस इनटू द कैपिलरी ट्यूब विच इज सील्ड। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, द मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं कि हमने कैम्फर ऐड किया और उसको मेल्ट किया, तो उस टाइम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको चेक करें। द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द प्योर कैम्फर एंड द मिक्सचर गिव द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना वो चेंज आ रहा है सोल्यूशन का और जो है सॉल्वेंट का, वो हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन मॉडर्न प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल हीटिंग apparatus is used for a quick determination of the melting point of camphor and the mixture, कि हमने क्या किया कि यहाँ तो बर्नर से हीट करें या ऑयल बाथ के अंदर हीट करें, लेकिन जो है आजकल अगर आप लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर्स देखा हो तो वो इलेक्ट्रिकली उसको हीट प्रोवाइड की जाती है और वहाँ पे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो है मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये तो था हमारे पास डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें सेम के डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी जाएं एग्जाम्पल के तौर पे न्यूमेरिकल में, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो निकाल सकते हो। फर्स्ट करें इस एग्जाम्पल के अंदर ये हमें दे दिया कि इतने ग्राम ऑर्गेनिक्स जो सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, W2 आ गया, और वाटर जो है वो हमारे पास क्या है 100 ग्राम है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जब ये सोल्यूशन बन गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये इसका मतलब है कि जो डिक्रीज़ हो रहा है वो हमारे पास इतना है। और वाटर का अगर आपको पता होगा तो वो
या तो ये डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस तो ऐसे ही यूज हो जाएगा। के एफ की वैल्यू दी हुई है तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू के एफ अवर डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई बाय 1000। आपने वैल्यूज पुट की तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी सॉल्यूट निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जस्ट हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं कि वैल्यूज को पुट करते जाएं तो हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि अगर एक टेम्परेचर दिया गया तो दूसरा अगर हमारे पास पहले टेम्परेचर कितना था और बाद में टेम्परेचर क्या है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर ये ग्राम में दी हुई है तो उसको जो है इसको भी यूज़ करके हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं कि मोलैलिटी के फॉर्म में आ जाती है हमारे पास ये सारी, और इक्वेशन वही यूज़ करें और सेम वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास आ जाएंगी। ये तो था हमारे पास डिप्रेशन इन दी